अरे हट, मारूंगा झापड़ नलायक। बस क्या कर रहे हो? कल कोई बंक मारने के चक्कर में भी आप में से? कल 2 क्लास है कल। बस हाँ बेटा, तुम लोग को डर वर नहीं लग रहा है कि एग्जाम आने वाला है? है? अच्छा सुनो, 1 मिनट रुको। सुनो 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 सुनो। अभी आप लोगों को एक बायोमोलिक्यूल का तो भेज दिया और दूसरा भी भेज दिया। ठीक है, दोनों को मैं कंबाइन करवा दूंगा। कंबाइन वाला भी प्रिंट मत कराना। जो कंबाइन वाला भी एक पीडीएफ गई है आपको, उस पे अराउंड 68 पेजेस है। क्या करेंगे, 1 2 दिन रुक जाना, उसकी कुछ प्रूफ रीडिंग में देख लेता हूँ। उसके बाद आप उसे प्रिंट करा लें। और प्रिंट करा के वो लगभग मान के चलो बायोमोलिक्यूल भी जोड़ देंगे तो 75 पेज का हो जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, उस 75 पेजेस में जो भी क्वेश्चन हैं उनको 3 से 4 बार एग्जाम तक करना है बस। ठीक है, और उसके अलावा नोट्स। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि कुछ ऐसी लाइनें होती हैं जो एनसीईआरटी में है, वो कहीं ना कहीं टेस्ट की फॉर्म में आपको मिलती जाएंगी। तो आपको ऐसा नहीं कि बहुत परेशान होने की जरूरत है कि एनसीईआरटी की कुछ लाइनें छूट गई, नहीं। वो टेस्ट की फॉर्म में आपको मिल ही जाएंगी। और ऐसी कोई बहुत डीप लाइन कभी पूछता ही नहीं है नीट में। वो सुपरफिशियली क्वेश्चन पूछता है जो आपको उससे हो जाएंगे। ठीक है, हम कुछ लाइनें और जो होंगे उनको फिल इन द ब्लैंक्स या कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा फॉर्म में आपको दे देंगे। ठीक है, तो ज्यादा इधर उधर ना करके सीधे नोट्स रिवाइज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है? आपको मैं टाइम एक दे दूंगा, 1 1 वीक का टाइम। जैसे मान लो आप अभी जैसे ये वीक खत्म हो जाएगा, इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीक आएंगे तो नेक्स्ट वीक में पूरा वो सारे चैप्टर का दे दीजिए। कोई चाय पिएगा भाई? ठीक है, तो हाँ है। हाँ और, हाँ और क्या खैनी खाओगे? हाँ, यही काम है तुम्हारा। अच्छा सुनो, शांत। सुनो सब लोग, बस। संजय, बहुत पिटाई करूंगा तेरी मैं। इधर ध्यान दे। आपको क्या करना है, 1 वीक का टाइम देके 4 चैप्टर बता देंगे। ऐसे करके आपको 15 20 दिन में पूरा बनाना है। एक बार बनाना है जनवरी में पूरा, एक बार फरवरी में। ठीक है, क्लियर है? जो 11th वाला है, तब तक आपका 12th का सिलेबस हो जाएगा। फिर 12th का भी दे देंगे तो 12th के ज्यादा पेजेस नहीं होंगे, 40 40 पेज, मतलब आपके 125 130 पेज में पूरा 11 12th का सारा डोपा प्राइम आ जाएगा बॉटनी का। आप उसी को बार बार बनाओ पहले। ठीक है, उसी को बनाओ, उतने से हो जाएगा। उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, जूलॉजी के लिए कुछ करते हैं। हाँ, कंबाइन करके चाहिए कि जिनसे मिनिमम इतने क्वेश्चन करने से आपका हो जाए। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं बार बार आपको, प्लीज उल्टा सीधा सोर्सेज मत बनाना, आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 1 ही 2 सोर्स बनाने हैं और उसके अलावा आपको क्या करना है, नोट्स रिवाइज करने हैं। उसके बाद जब टाइम बचता है तो आप एनसीईआरटी देख सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी देखने का मतलब क्या है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें जो देखना चाहो, ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, और अब आज और कल में वो जो बायोमोलिक्यूल मैंने भेजा उसको बना लेंगे आप। क्लियर है? कोई केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहा है? नहीं पढ़ रहे? नहीं? अच्छा, सारे डलवाए तो थे बीच में। डायग्राम अलग से कराऊंगा यार मैं, उसकी एक पूरा वो डाल दूंगा। क्योंकि डायग्राम क्या होगा ना, कौन सा करना है तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए, सारे नहीं करने होते। ठीक है, हमने वो कर लिया था, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड्स के एक बार स्ट्रक्चर कर लेते हैं। आ जाओ, चलो भाई, पॉलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर कर रहे हैं, कॉपी में ड्रॉ करना चालू करेंगे।
पॉलीसेक्राइड में सबसे पहले हमारे पास होता है स्टोरेज। स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। स्टोरेज पॉलीसेक्राइड में कौन कौन आते हैं? 3 आते हैं। कौन कौन आएंगे? स्टार्च आएगा, और आएगा ग्लाइकोजन, और एक आता है इन्यूलिन। ये तीनों होमोपॉलीमर भी हैं। तीनों क्या है? होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्या होता है? सेम चीज रिपीट होती है। ये होमोपॉलीमर भी है। अच्छा, अब जरा ड्रॉ करेंगे सब लोग इस तरीके से। ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। सबको याद है अल्फा डी ग्लूकोज कैसे बनाते थे हम? तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है। बोर्ड पे ध्यान दो, नहीं पिटाई खाओगे। यहां पर भी ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है। ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। इनके बीच में जो बॉन्ड बना ये 1,4 है। क्या है ये? 1,4 लिंकेज है। और यहां पर CH2 के साथ इसका बॉन्ड बना, ये 1,6 है। 1,6 मतलब इसका 1 होगा और इसका क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, स्टार्च का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है। बोर्ड पे फोकस करेंगे। स्टार्च का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है। ये देखिए, स्टार्च के स्ट्रक्चर में ये सब अल्फा डी ग्लूकोज है। तो ये कौन से बॉन्ड बना रहा हूं मैं? अल्फा 1,4। सबको दिख रहा है? ये अल्फा 1,4 लिंकेज है सिर्फ, ठीक है। ये अल्फा 1,4 लिंकेज है ये। और जहां पर ये दोनों जुड़े हुए हैं ये 1,6 है, ठीक है। ये कौन सी है? 1,6। तो ये हो गई अल्फा 1,6। ये वाली कौन सी हो गई? अल्फा 1,4। ये दिख रहा है सबको? अब जरा इधर देखें बेटा, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ऐसे ध्यान से देखेंगे। इसको मैं चाहूं तो इस तरीके से भी लिख सकता हूं। ये दिख रहा है सबको? ऐसे दिख रहा है, ठीक है। ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसमें मेरे पास ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला इतना पार्ट जिसमें सिर्फ अल्फा 1,4 लिंकेज है, ठीक है। जिसमें सिर्फ कौन सी लिंकेज है? अल्फा 1,4 लिंकेज की बात कर रहा हूं, देख लो। ये इसमें सिर्फ अल्फा 1,4 लिंकेज है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसमें सिर्फ अल्फा 1,4 लिंकेज है बेटा। देखो, इतने पार्ट को, ये जो है ये वाला पार्ट कहलाता है अमाइलोज। क्या कहलाता है? अमाइलोज। ये वाला होता है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। ये टोटल स्टार्च का 20% होता है, ठीक है। कितना परसेंट होता है? 20%। ये वाला होता है 80% ऑफ स्टार्च। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसमें लिंकेज जो है अल्फा 1,4 है। कौन सी है? सिर्फ अल्फा 1,4 दिख रही है इसमें। इसमें कौन सी है? 1,4 और अल्फा 1,6, ठीक है। ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल इन वाटर है इतना हिस्सा। ये वाटर इनसॉल्युबल है। ये वाला क्या करता है बेटा? ये हेलिक्स फॉर्म करता है। हेलिक्स फॉर्म करने का मतलब ये हुआ कि ये जाकर ऐसे घूम जाता है, उसमें आयोडीन फंस जाता है। समझ में आ रहा है? हेलिक्स बना लेता है। तो ये क्या करता है? हेलिक्स बनाता है। हेलिक्स बनाने से उस हेलिक्स में क्या होगा?
आयोडीन ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लू ब्लैक कलर आता है। आयोडीन के साथ स्टार्च क्या देता है? ब्लू ब्लैक कलर देगा, बोलो। ठीक है, अब देख लो ध्यान से बेटा, वो ब्लू ब्लैक कलर किसकी वजह से आता है? अमाइलोज की वजह से। किसकी वजह से आ रहा है? अमाइलोज की वजह से। देख लो ध्यान से। तो आपकी एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपकी एनसीईआरटी में ये डायग्राम बना हुआ है ऐसा, सही है? जहां पर अगर आप देखें, ये 1,4 है सब, ठीक है, यहां पर 1,6 होगा, जहां जहां ब्रांचिंग है। ये समझ में आ रहा है? अब एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है, अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा 4 आएगा, ये वाला जो है ये 4 है, यहां 4 होगा, इस आखिरी वाले पर ये 1 फ्री होगा, क्योंकि इसका 1 और इसका 1 तो बॉन्ड बना चुका है, ठीक है? तो यहां पर 1 फ्री होगा, यहां पर क्या आएगा? 4। तो इसको एनसीईआरटी कहती है राइट हैंड साइड है। तो जो राइट साइड है वो एक तरीके से रिड्यूसिंग हो जाएगी, क्योंकि 1 फ्री हो गया, बोलो। 1 फ्री हो गया तो इसलिए क्या हो जाएगी? वो रिड्यूसिंग हो जाएगी। तो राइट साइड एनसीईआरटी क्या कहती है? रिड्यूसिंग है। आपको सुनो ध्यान से, एनसीईआरटी केमिस्ट्री में बोलती है कि पॉलीसैकेराइड्स नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ठीक है? बायो में वो लिखता है कि राइट साइड में हमारे पास जो ये 1 फ्री होगा यहां पर, इसकी वजह से वो टॉलरेंस और फैलिंग का टेस्ट आ जाएगा। तो राइट साइड रिड्यूसिंग है, लेफ्ट साइड क्या होगी उसकी? नॉन रिड्यूसिंग होगी। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोल रहा हूं, ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज क्लियर है? तो हमारे पास अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन समझ में आ रहा है, ठीक है? अमाइलोज में कौन सी लिंकेज है? 1,4। अमाइलोपेक्टिन में 1,4 1,6, ठीक है? अब देखो, अगर मुझे स्टार्च को कंपेयर करना हो ग्लाइकोजन से, स्टार्च को ग्लाइकोजन से कंपेयर करना हो, तो देखो क्या होता है। सबसे पहले स्टार्च जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, उसमें ब्रांचिंग जो है काफी बाद में जाकर होती है ऐसे। ग्लाइकोजन जो होता है वो जल्दी जल्दी ब्रांच होता है, ऐसे समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अगर मैं ये वाला हिस्सा हटा दूं इसका, तो ये ग्लाइकोजन जैसा ही हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टार्च जो है उसमें हमारे पास वो लेस ब्रांच होता है। दूसरा, वो किसमें स्टोर है? स्टोरेज किसमें? उसमें स्टोरेज इन प्लांट, किसमें है? प्लांट सेल में है। यस। लिंकेज कौन सी है? अल्फा 1,4 भी है और अल्फा 1,6 भी है। ग्लाइकोजन ज्यादा ब्रांच है, किसके सिमिलर है? अमाइलोपेक्टिन के, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। और उसमें हमारे पास बॉन्डिंग कौन सी आएगी? अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 आएगी कि नहीं? बताओ। अल्फा 1,6 आ गई, अल्फा 1,4 आ गई, तो 1,4 और अल्फा 1,6 हो गई। और ये एनिमल स्टोरेज है, एनिमल में स्टोरेज है। यस। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन में डिफरेंस समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है। अब अच्छा सुनेंगे ध्यान से, आप लोग जब वो खाते हो, क्या नाम है, खाना खाते हो, तो उसमें मोस्टली स्टार्च होता है। स्टार्च का जब हम डाइजेशन करते हैं तो हमारे पास एक एंजाइम होता है अमाइलेज। अमाइलेज का नाम है अल्फा अमाइलेज। इसका मतलब वो अल्फा 1,4 लिंकेज तोड़ता है। कौन सी तोड़ेगा? अल्फा 1,4। तो अमाइलेज जब डाइजेशन करेगा, तो अगर वो यहां से तोड़ देगा तो माल्टोज बन जाएगा, आप देख लो। और अगर वो यहां से तोड़ेगा तो ग्लूकोज बनेगा। समझ में आ रहा है? अगर आप स्टार्च का डाइजेशन करोगे, तो अगर बॉन्ड यहां से टूट गया तो माल्टोज बन जाएगा, और अगर वो यहां से तोड़ देगा तो ग्लूकोज बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अल्फा अमाइलेज ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ता। कौन सा? 1,6 नहीं तोड़ता। समझ में आ रहा है? ठीक है। इसका मतलब जब आप स्टार्च का डाइजेशन करोगे और डाइजेशन में खूब सारा ग्लूकोज और माल्टोज बन जाएगा, तो आपके पास ये बच जाएगा, इसको कहते हैं आइसोमाल्टोज। आइसोमाल्टोज क्या है? अल्फा 1,6। समझ में आ रहा है? अमाइलेज क्यों नहीं तोड़ सकता? क्योंकि एंजाइम का नाम ही अल्फा अमाइलेज है। अल्फा अमाइलेज का मतलब वो अल्फा 1,4 लिंकेज ही तोड़ेगा जो स्टार्च में प्रेजेंट होती है, चाहे वो पेनक्रियाटिक जूस वाला अमाइलेज हो, चाहे वो आपके सलाइवरी ग्लैंड वाला अमाइलेज हो। ठीक है। उसके बाद जब माल्टोज बन जाता है, माल्टोज को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए माल्टेज, ठीक है? वो आता है इंटेस्टिनल जूस से। आपके पास कहां कहां से आते हैं एंजाइम? एक आते हैं सलाइवरा से, एक स्टमक से, एक पेनक्रियास से।
उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के भी इंटेस्टिनल जूस के एंजाइम आते हैं। वो एंजाइम वो होते हैं जो टूटी हुई चीज को तोड़ेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल स्टार्च को माल्टोज में तोड़ना अमाइलेज ने कर दिया। अब टूटने के बाद दो दो शुगर जुड़ी हुई है, दो ग्लूकोज जुड़े हुए, उसको आगे तोड़ने का काम इंटेस्टिनल जूस का है। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो, ये तो चीज समझ में आ रही है? टूटी हुई चीज को तोड़ने का मतलब क्या है, जरा समझते हैं। आपके पास ये एलिमेंट्री कैनाल है, ध्यान से देखेंगे। आपके पास ये एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल की ये दीवारें हैं। ये दीवारें वो एंजाइम रिलीज करती हैं जो टूटी हुई चीज को तोड़ेगा, जैसे माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज। बीच में यहां पर वो एंजाइम काम करते हैं जो बड़ी चीज को तोड़ेंगे। मतलब हमारे पास एंजाइम दो प्रकार के होते हैं काम करने को लेकर। एक होता है जो ल्यूमन में काम करेगा, बीच के हिस्से में। बीच के हिस्से में वो एंजाइम काम करते हैं जो पैनक्रियाटिक जूस से आते हैं, जो बड़ी चीज को तोड़ते हैं। लेकिन जो चीज ऑलरेडी टूट गई है उसको फर्दर तोड़ के एब्जॉर्ब कराने के लिए एंजाइम सरफेस पे होने चाहिए, ताकि वो जल्दी से अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। मेरी बात समझ पा रहे हो भाई? जैसे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये वाला जगह और ये वाले जगह में डिस्टेंस है ना, तो यहां पर वो एंजाइम होंगे चीजों को तोड़ने के लिए जो बड़ी चीज को तोड़ेंगे। जैसे स्टार्च को तोड़ेंगे, डीएनए को तोड़ने के लिए डीएनएज चाहिए। लेकिन न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ध्यान सुनना, टाइडेज तोड़ेगा फॉस्फोईस्टर लिंकेज, न्यूक्लियोसाइडेज तोड़ेगा एन ग्लाइकोसिडिक। वो वाले एंजाइम इंटेस्टिनल जूस से ही निकलते हैं और वो तोड़ के चीज को फिर जल्दी से एब्जॉर्ब करा लेते हैं। ठीक है? तो फ्यूचर में कभी जब डाइजेशन दोबारा पढ़ने को आपको मिलेगा, क्योंकि 12th में नहीं है तो फिर वहां तो आएगा ना आगे, तो आपको ये पढ़ाया जाएगा कि एंजाइम दो प्रकार से काम करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। एक ल्यूमन में, खाली जगह में, जो बड़ी चीज को तोड़ते हैं। टूटी हुई चीज को तोड़ने के लिए सरफेस पे एंजाइम काम करते हैं। वो एंजाइम आते हैं इंटेस्टिनल जूस पे। नॉर्मली वो क्या होते हैं, जो डाइसैकेराइड को डाइजेस्ट करेंगे, क्योंकि डाइसैकेराइड को डाइजेस्ट करने के बाद मोनोसैकेराइड बनेगा, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है। भाई ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एब्जॉर्ब होता है, वो आगे नहीं टूटता। समझ में आ रहा है? तो डाइसैकेराइड को तोड़ने वाले एंजाइम का नाम क्या होगा? माल्टोज को कौन डाइजेस्ट करेगा? माल्टेज। सुक्रोज को सुक्रेज, लैक्टोज को लैक्टेज। ठीक है? ऐसे न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइड को साइडेज। ये सारे एंजाइम इंटेस्टिनल जूस से आते हैं और सरफेस पे काम करके चीजें एब्जॉर्ब करा लेते हैं। ये चीज समझ में आ रहा है? ऐसे ही जब आप स्टार्च का डाइजेशन करोगे तो माल्टोज बनता है, ग्लूकोज बनता है, आइसोमाल्टोज बनता है। आइसोमाल्टोज का मतलब दो ग्लूकोज अल्फा 1,6 लिंकेज से जुड़ी हुई है, याद रहेगा? अच्छा, आइसोमाल्टोज रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग है? रिड्यूसिंग आएगा ना, उसका वन फ्री है ना भाई। इसका ये वाला वन तो यूज हो गया, पर ये वाला वन फ्री है ना टेस्ट देने के लिए। ऊपर वाला यूज हो गया, नीचे वाला वन फ्री है ना आइसोमाल्टोज में। भाई जैसे ये वाला है, भाई आइसोमाल्टोज तो तब बनेगा जब ये टूट के अलग हो गया। अब भाई आइसोमाल्टोज बनाने के लिए आपको ये बॉन्ड तोड़ना है, ये तोड़ना है, ये तोड़ना है, सब अल्फा 1,4 है, ये 1,6 वाला बच गया। तो इसका वन यूज हो गया, पर इसका वन तो खाली है। सही है? रिड्यूसिंग का टेस्ट कब आता है? जब किसी का एक कौन सा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन फ्री हो। याद आ रहा है? ठीक है, बोले हाँ बेटा। डीएनएज, आरएनएज एंजाइम होते हैं जो पेनक्रियाटिक जूस से आते हैं, और वो डीएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देंगे। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ देंगे, तो मेरे पास न्यूक्लियोटाइड बन गए। अब न्यूक्लियोटाइड को मैं तीन चीजों में तोड़ सकता हूं, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। तो पहले मैं फॉस्फेट तोड़ूंगा, तो एंजाइम चाहिए न्यूक्लियोटाइडेज। ठीक है? अब बच गया न्यूक्लियोसाइड, अब एंजाइम चाहिए न्यूक्लियोसाइडेज, वो एन ग्लाइकोसिडिक तोड़ देगा। तो अब ये तीनों चीज एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्लियर है? बोलो। ठीक है, बनाइए इसको। आपको ये समझ में आ रहा है आयोडीन का टेस्ट कैसे आएगा? अमाइलोज से आता है, अमाइलोपेक्टिन से आता है? अमाइलोज से, क्योंकि अमाइलोज ऐसे, अच्छा स्टार्च में क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये रहा, जो ये हेलिक्स बनता है, ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है? सेकेंडरी। हेलिक्स कैसा स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी है। ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। बना लो जल्दी से, संजय जी लिख लीजिए। नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, स्टार्च में काफी लंबे
गैप के बाद ब्रांचिंग आती है, इसमें ये ब्रांचिंग जल्दी आ रही है। तो अगर आप क्या करो, इतना हिस्सा हटा दो तो आपको लगेगा ना ब्रांचिंग जल्दी जल्दी आ रही है। तो इतना हिस्सा अमाइलोपेक्टिन है, इतना अमाइलोज है, दोनों को मिला के स्टार्च कहते हैं। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन मिला के स्टार्च होता है। अमाइलोज हटा दो तो ऐसा लगेगा कि ब्रांचिंग जल्दी जल्दी आ रही है। तो अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो सिमिलर है किसके स्ट्रक्चर के, ग्लाइकोजन के। और किससे सिमिलर है, फ्लोरिडियन स्टार्च। याद करो रेड एल्गी, याद आया? फ्लोरिडियन स्टार्च, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन सिमिलर है स्ट्रक्चर में। मैं कह रहा हूं कि जो आयोडीन जो है ना, वो इसमें हेलिक्स में यहां फंस जाती है। हेलिक्स कौन बनाता है, अमाइलोज बनाता है। अमाइलोपेक्टिन हेलिक्स नहीं बनाता। जो स्टेट चेन है ना अमाइलोज वाली, वो ऐसे ऐसे घूम जाती है। उसमें क्या फंस जाता है, आयोडीन फंस जाता है। आयोडीन फंसने के बाद ब्लू ब्लैक कलर देता है स्टार्च से। कभी आपने स्टार्च का एक्सपेरिमेंट किया हो तो स्टार्च का जब तक डाइजेशन नहीं होता वो ब्लू ब्लैक कलर देता है। जैसे जैसे स्टार्च को अमाइलेज से डाइजेस्ट करोगे तो सबसे पहले कौन सा, ये वाला पार्ट टूटेगा भाई, ब्रांचिंग से पहले तो ये टूटेगा। जैसे जैसे ये टूटता जाएगा तो ब्लू ब्लैक कलर क्या होता जाएगा, खत्म होता जाता है। सही है? ब्लू ब्लैक कलर क्यों आता है, क्योंकि जो अमाइलोज वाला पार्ट है वो ऐसे घूम जाता है, उसके अंदर क्या फंस जाता है, आयोडीन, और वो कलर देता है। हाँ, असल में क्या है, स्टार्च बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। परसेंटेज क्या है कि स्टार्च में 80% पार्ट अमाइलोपेक्टिन होता है, 20% अमाइलोज है। स्टार्च का 20% हिस्सा सॉल्युबल है, 80% इनसॉल्युबल है, तो स्टार्च इनसॉल्युबल हुआ। फिर समझ में आ रहा है? अगर मैं सॉल्युबिलिटी कंपेयर करूं, ग्लाइकोजन और स्टार्च में से कौन ज्यादा सॉल्युबल है, स्टार्च, क्योंकि उसमें अमाइलोज भी है। समझ में आ रहा है? सॉल्युबिलिटी कंपेयर करेंगे अगर हम, कौन ज्यादा सॉल्युबल है, स्टार्च। सही है, क्योंकि 20% हिस्सा क्या है उसका, अमाइलोज है। हाँ, ग्लाइकोजन में सिर्फ अमाइलोपेक्टिन है, उसका स्ट्रक्चर एग्जैक्ट सेम है अमाइलोपेक्टिन से, तो इनसॉल्युबल हुआ ना फिर। 1416, इसमें अमाइलोज में सिर्फ 14 है, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग नहीं आती। इसमें ब्रांचिंग आ रही है तो 1416 होगा। दोनों में ब्रांचिंग आ रही है, एक में कम आ रही है, क्यों, क्योंकि अमाइलोज भी इंक्लूड है ना, तो ब्रांचिंग थोड़ी आगे जाकर होती है। भाई ये पहले स्टेट चेन चलेगी फिर ब्रांचिंग आएगी, और यहां पर जल्दी जल्दी ब्रांच आ रही है, देखो। समझ में आया? क्या चीज, रिडक्शन नहीं, नहीं बेटा, जो रिडक्शन, जो जो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग वाला बात है, वो यहां पर आखिरी एक जो है स्ट्रक्चर है ना, इसकी 1 फ्री होगी। ये वाला तो 4 है, ये टेस्ट थोड़ी देगा। यहां पे अमाइलोज है ना, यहां अमाइलोज है बच्चे, देख, ये 4 है, ये 1, फिर ये 4, 1, ऐसे करके जा रहे हैं, तो यहां 1 है। समझ में आ रहा है? ऐसे ये 4, और यहां क्या है, 1, ऐसे ये 4, यहां 1। अब ये 1 किसी से जुड़ा नहीं है, नहीं तो ये वाला 1 और ये वाला 1 तो 6 से जुड़ा हुआ था ना। तो ये वाला 1 देता है ना, एनोमरिक कार्बन कौन सी होती है, 1, वो टेस्ट देता है। इसको एनसीईआरटी ने कैसे लिखा, लेफ्ट और राइट। एनसीईआरटी क्या लिखती है इसको, लेफ्ट और राइट। पढ़ो एक बार एनसीईआरटी सब लोग जिन्होंने लिखा हुआ। ग्लाइकोजन आयोडीन के साथ टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि उसमें माइलोज नहीं है। अमाइलोज हेलिक्स बनाता है ना। हाँ, ग्लाइकोजन टेस्ट नहीं देगा आयोडीन के साथ। आप सोच पा रहे हो खुद से, क्योंकि वाला हिस्सा नहीं है ना। ठीक है, कौन देता है स्टार्च आयोडीन के साथ टेस्ट, अमाइलोज वाला पार्ट। एक्चुअल में क्या है, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी है, नाम अलग अलग है। स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, पर क्योंकि एनिमल में उसका नाम हमने ग्लाइकोजन रखा हुआ है। अमाइलोपेक्टिन जो है वो हमने किसके लिए रखा है, स्टार्च के लिए रखा है नाम वहां पे। ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन एग्जैक्टली सेम चीज है, पर नाम अलग अलग है। ठीक है, उसके हिसाब से कि कहां पे रखा हमने। टेस्ट कौन देगा, स्टार्च देगा, ग्लाइकोजन नहीं देगा, क्योंकि ग्लाइकोजन में क्या नहीं है, अमाइलोज वाला पार्ट नहीं है। हेलिक्स कौन बनाएगा,
अमाइलोज, एनसीईआरटी पढ़ लो, लिखा हुआ है सब। हेलिक्स में ब्रांचिंग कहां दिख रही है? अल्फा 1,4 ब्रांचिंग नहीं, स्ट्रेट चेन है। ब्रांचिंग का मतलब 1,6 होता है। अमाइलोज में कोई ब्रांचिंग है ही नहीं। स्ट्रेट चेन और ब्रांचिंग वर्ड में फर्क है। ब्रांचिंग का क्या मतलब हुआ? 1,6, 1,6। तो इसमें कहां ब्रांचिंग है बता? तू तुझे ये बोलना चाहिए कि इसमें सिर्फ एक टाइप की लिंकेज दिखेगी। हाँ, अमाइलोज में सिर्फ क्या दिख रही है? अल्फा 1,4। इसमें 1,4 और 1,6 दिख रही है। अगर मैं आपसे कहूं बॉन्डिंग इन माल्टोज इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन स्टार्च अमाइलोज, अमाइलोज, क्योंकि माल्टोज में भी 1,4 है और अमाइलोज में भी 1,4 है। अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन स्टार्च दो तीनों में 1,4 1,6 दोनों है। नहीं समझ में आ रहा है? पढ़ लो एनसीईआरटी, देखो उसमें लेफ्ट राइट रिड्यूसिंग लिखा हुआ है। ठीक है, हो गया भाई? चलो चले आगे। अरे तुमने स्टार्च वाला पढ़ लिया एनसीईआरटी से? डायग्राम देखो, डायग्राम भी बना हुआ है एक। ब्रांचिंग दिख रही है सबको? 1,6 ब्रांचिंग दिख रही है, 1,6 है वो, CH2 के साथ जुड़ा हुआ है। अरे एंजाइम को तोड़ने के लिए एक शेप चाहिए होती है, तो उसकी जो एक्टिव साइट है ना वो 1,4 ही तोड़ सकती है, नहीं तोड़ सकती है। तो 1,6 जो बनता है ना, उस कंपाउंड को बोलते हैं आइसोमाल्टोज, लास्ट में बन जाएगा। उसके लिए अलग एंजाइम होता है हमारे यहाँ। हाँ, अलग एंजाइम ही आता है। ठीक है, किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी है अभी, उसमें देखो डाइजेशन वाले पे एंजाइम के नाम लिखे होंगे, आपको आइडिया लग जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। पुरानी एनसीईआरटी किसी के पास हो जिसमें डाइजेशन दे रखा हो, है किसी के पास? देखो एक बार, पहले ये तो पढ़ लो, ये पढ़ लो, इसमें समझ में आ रहा है ये? दिखा एक बार, बताओ दिखा बेटा। हाँ, डाइजेशन में बॉक्स में बना होगा एंजाइम। ये देखो, इसने ये एक बॉक्स बना रखा था। अब देखो उसने क्या नाम लिखे हैं। उसने लिखा है डाइपेप्टाइडेज, इसका मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद दो अमीनो एसिड बच गए, उसको डाइपेप्टाइडेज लिखा, माल्टेज लिखा है, लैक्टेज लिखा है, सुक्रेज लिखा है, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज लिखा है। इसका मतलब टूटी हुई चीज को आगे तोड़ने का फाइनल काम किसका है? इंटेस्टिनल जूस का। सही है? यहां पर वो चीजें अगर आप रिलेट करोगे ना, और इसमें लिखा है कि दीज फाइनल स्टेप्स इन डाइजेशन अकर वेरी क्लोज टू म्यूकोसल एपिथेलियम। मतलब समझ में आ रहा है कि वो
इस म्यूकोसल एपिथेलियम के बहुत पास डाइजेशन होता है, लास्ट के स्टेप्स वो लिख रहा है वो। बात समझ में आई? तो ये पहले जब हम पढ़ाते थे तब कैपिटल ले लो। तो ये वो एंजाइम है जो मतलब डाइसैकेराइड्स को तोड़ते हैं। इंटेस्टिनल जूस ऐसे एंजाइम बनाता है जो किसको तोड़ता है? डाइसैकेराइड को, डाइपेप्टाइड को। समझ में आ रहा है? जो टूट के फिर अब डायरेक्ट क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। एमाइलेज क्या करता है? बॉन्ड तोड़ता है अल्फा 1,4, तो माल्टोज भी बनेगा और ग्लूकोज भी बनेगा, आइसोमाल्टोज भी बनेगा। ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन माल्टोज और आइसोमाल्टोज को तो तोड़ना पड़ेगा। सही है? माल्टोज में कौन सा लिंकेज तोड़ेंगे? 1,4। आइसोमाल्टोज में 1,6। उसके लिए एंजाइम कहां से आता है? इंटेस्टिनल जूस से। हाँ, आइसोमाल्टेज नाम होता है एंजाइम का, एब्जॉर्ब कर लेगा। यस, आओ जल्दी से बेटा आगे चलते हैं। इन्युलिन के लिए एक लिखो नोट। इन्युलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। नोट लिखो, नोट लिखो अपनी कॉपी में। इन्युलिन, इन्युलिन इंसुलिन नहीं, इन्युलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। 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 क्लियर है? इन्युलिन किसका पॉलीमर है? फ्रक्टोज का। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। ग्लूकोज के पॉलीमर को ग्लूकन या ग्लाइकन कहते हैं, ठीक है? मेनोज के पॉलीमर को क्या बोलते हैं? मेनन बोलते हैं, ठीक है? मेनन हमने सुना है ना? तो ग्लूकोज के पॉलीमर को हम बोलते हैं ग्लूकन या ग्लाइकन। या तो ग्लूकन बोल लो या क्या बोल लो? ग्लाइकन बोल लो, ठीक है? ऐसे ही पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज क्या बोलोगे? पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज क्या बोलोगे? फ्रक्टन। और फ्रक्टन का एग्जाम्पल इन्युलिन है। समझ में आया? अगर मैं आपसे कहूं कि ग्लूकन और ग्लाइकन का एग्जाम्पल क्या है? स्टार्च, क्योंकि वो किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। समझ में आ रहा है? ऐसे ही पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज इज फ्रक्टन, उसका एग्जाम्पल क्या है? इन्युलिन, ठीक है? हाँ, और पॉलीमर ऑफ मेनोस, मेनन, सुना है हमने कहीं? एल्गी में। तो पॉलीमर ऑफ मेनोस को क्या बोलोगे? मेनन। मेनन हमारे पास किसकी सेल वॉल में होता है? एल्गी की, ठीक है? क्लियर है? सुना आपने? और गैलेक्टोस के पॉलीमर को गैलेक्टन कहेंगे। तो गैलेक्टन्स और मेनन्स कहां मिलते थे? एल्गी की सेल वॉल में। याद आ रहा है? बोलो, एल्गी की सेल वॉल में क्या मिलता था? गैलेक्टन और मेनन। याद रहेगा? ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम चल रहे हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड पे जल्दी। लिपिड मैंने बता दिया जहां तक मुझे याद है। लिपिड बताया ना? बताया लास्ट क्लास में। नहीं, लिपिड नहीं बताया? अच्छा, आओ आ रहा हूं, मैनिटॉल भी बताऊंगा। लिखो, हेडिंग डालो, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में कौन कौन आएगा? हाँ भाई, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में कौन कौन आएगा? सबसे पहले आएगा सेलुलोज। सबसे पहले क्या आएगा? सेलुलोज। बोर्ड पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, कृपया करके इधर ध्यान दें। हमारे पास ये बीटा डी ग्लूकोज है, ये भी बीटा डी ग्लूकोज है, ये भी बीटा डी ग्लूकोज है, ये भी बीटा डी ग्लूकोज है। बोर्ड पे ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। हाँ, क्या हो गया भाई तुझे? हम लोग सेलुलोज का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, फोकस करो सब लोग। ये कौन सी कार्बन है? यहाँ पे 4, यहाँ 1, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। यहाँ क्या है? 4, यहाँ 1, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो ये जो लिंकेज है, ये कौन सी ग्लूकोज है? बीटा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर स्टार्च था। इस लिंकेज को क्या कह रहे हैं?
बीटा 1,4 लिंकेज, समझ में आ रहा है? बीटा 1,4 लिंकेज। तो स्टार्च जो था वो अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 था, सेलुलोज क्या है? बीटा 1,4। समझ में आ रहा है? अमाइलेज बीटा लिंकेज नहीं तोड़ सकता, इसीलिए अमाइलेज सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो? तो बीटा 1,4 लिंकेज वाला सेलुलोज है। ध्यान सुनेंगे, ये जो होता है ये इस तरीके से एक धागा हो गया, ये इस तरीके से एक धागा हो गया। ऐसे बहुत सारे थ्रेड ले लेते हैं, लगभग 200 के आसपास। जब हम ऐसे बहुत सारे थ्रेड ले लेते हैं, इसको बोलते हैं सेलुलोज का माइक्रोफिब्रिल। सेलुलोज का इसको हम माइक्रोफिब्रिल बोल रहे हैं। अब मेरी बात सुनेंगे, कहां कहां होता है ये? प्रेजेंट होता है किसमें? प्रेजेंट इन, सबसे पहले कॉटन में। कॉटन फाइबर आपने सुना है, उसमें 90% सेलुलोज होता है। उसके अलावा पल्प, पल्प ऑफ पेपर, जो पेपर बनाते हैं उसका जो पल्प बनाते हैं ना उससे, और उसके अलावा लकड़ी में, इस सब जगह मेरे पास क्या होता है? सेलुलोज होता है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए, सुनेंगे ध्यान से। सेलुलोज डाइजेस्ट होता है बाई एंजाइम, उस एंजाइम का नाम है सेलुलेज। क्या है? सेलुलेज। और ये प्रेजेंट होता है टर्माइट में, दीमक में, प्रेजेंट इन टर्माइट, इसलिए टर्माइट लकड़ी डाइजेस्ट कर ले जाता है। समझ में आ रहा है? दीमक जो है वो लकड़ी इसलिए डाइजेस्ट कर ले जाता है क्योंकि उसके पास सेलुलेज एंजाइम है। जो एनिमल घास खाते हैं, रूमिनेंट, जुगाली करने वाले, उसके स्टमक में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलेज एंजाइम बनाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, ह्यूमन के पास सेलुलेज एंजाइम नहीं है, तो हम लोग सेलुलोज को एज अ रफेज यूज करते हैं। कभी भी कैसे यूज, जैसे हम लोग पालक खा रहे हैं, तो पालक से हमें क्या मिल रहा होगा? विटामिन मिल जाएंगे, मिनरल्स मिल जाएंगे, लेकिन ग्लूकोज नहीं मिलेगा क्योंकि उसका सेलुलोज टूटेगा नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारे पास कौन सा एंजाइम नहीं है? सेलुलेज नहीं है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब मान लो हमें बात करनी है काइटिन की, तो काइटिन के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, बोर्ड पे ध्यान देंगे, ये मेरे पास बीटा डी ग्लूकोज है। बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है सबको? ये बीटा डी ग्लूकोज है। अब हमने क्या किया, इसकी सेकंड कार्बन पर NH2 जोड़ दिया। इसकी ये सेकंड कार्बन पर क्या जोड़ दिया? NH2। इसको कहते हैं अमीनो ग्लूकोज। आपने एक टर्म सुनी थी, अगर किसी को याद हो, जैसे मान लो राइबोज है, तो राइबोज से डीऑक्सी राइबोज का मतलब होता है डिराइव शुगर। डिराइव मतलब किसी से बनने वाली, तो अमीनो ग्लूकोज भी एक डिराइव शुगर है। अब आप क्या करो, इस पर CH3COS से रिएक्ट करा दो। अगर किसी चीज को CH3COS से रिएक्ट कराते हैं तो उसको कहते हैं एसिटाइलेशन। क्या बोलते हैं? एसिटाइलेशन। याद है ये बात? ठीक है। तो उसके बाद हमने यहां पर क्या कर दिया बेटा? NHCOCH3 कर दिया। आप देखो ध्यान से, CH3COH को इससे रिएक्ट कराऊंगा, इसकी हाइड्रोजन, इसकी OH चली गई, तो क्या लिखोगे? NHCOCH3। इसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एन एसिटाइल मतलब इस नाइट्रोजन पर एसिटाइल जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम होगा पूरा इस कंपाउंड का? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। ग्लूकोज का क्या है? अमीन है। यस, इसको हम इन शॉर्ट कहते हैं नैग। ठीक है, नैग। नहीं मानेगा है? तुम लोग जिस तरीके की पढ़ाई कर रहे हो ना, घर वाले तुम्हें यही बोल रहे हैं। हाँ हाँ, इधर देखो, नेम कैसे बनता है, सुने ध्यान से। यहां पर ये वाला ग्रुप है NHCOCH3, यहां पर आ जाता है म्यूरामनिक एसिड नाम से ग्रुप, म्यूरामिनिक, म्यूरामिनिक एसिड आ गया। अब इसको नेम बोल दिया। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काइटिन का स्ट्रक्चर हमें देखना है। देखो काइटिन कैसे होता है। हमारे पास ये नैग है, ये नैग है, ये नैग है। अब इस नैग को भी बिल्कुल वैसे ही जोड़ रहे हैं जैसे सेलुलोज को जोड़ा था। तो ये मेरे पास क्या है बेटा? नैग। ये मेरे पास क्या है? नैग। ये नैग है, तो ये नैग है। आप नैग को बिल्कुल वैसे जोड़ रहे हो जैसे आपने सेलुलोज को जोड़ा था। इस लिंकेज को भी बीटा 1,4 कह रहे हैं।
तो अगर आप ध्यान से देखो, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड का मतलब होता है जो किसका पार्ट होते हैं, सेल वॉल का, पार्ट ऑफ सेल वॉल का। एक चीज आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड में बीटा 1,4 लिंकेज है, सही है। सेलुलोज में बीटा 1,4 है, पर मोनोमर क्या है, ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। जो काइटिन है वो किसका पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है। तो काइटिन इज होमोपॉलीमर ऑफ, होमोपॉलीमर किसका है, नैग का, किसका है, नैग का होमोपॉलीमर है। दूसरी चीज क्या है बेटा, हमारे पास काइटिन को अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्स कर दूं तो मेरे पास एक्सोस्केलेटन बन जाती है आर्थ्रोपोड्स की। एक्सोस्केलेटन किसकी, आर्थ्रोपोड्स की। वो हार्ड होती है थोड़ी सी, यस, ठीक है, क्लियर है। दूसरा, काइटिन हमारे पास फंजाई की सेल वॉल में है, किसमें है, फंजाई की सेल वॉल में। यहां तक समझ में आ रहा है, बोलो, ठीक है, क्लियर है। अब जरा समझेंगे ध्यान से, सेलुलोज में कौन सा बॉन्ड था, बीटा 1,4, पर ग्लूकोज के बीच में है। काइटिन में भी कौन सा बॉन्ड है, बीटा 1,4, ठीक है, पर किसके बीच में, नैग के बीच में, क्लियर है। उसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट जोड़ दोगे तो एक्सोस्केलेटन बन जाएगी किसकी, आर्थ्रोपोड के। तीसरा हमारे पास होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन में सेम चीज रिपीट नहीं होती, वो पॉलीमर है नैग और नैम का। वो किसका पॉलीमर है, नैग और नैम का। अगर वो नैग और नैम का पॉलीमर है तो इसीलिए उसको हेट्रोपॉलीमर बोलेंगे। सारे पॉलीसेक्राइड होमोपॉलीमर होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट पेप्टाइडोग्लाइकेन। इधर देखेंगे सारे बच्चे, ये हमारे पास नैग है मान लो, ठीक है, ध्यान देंगे, ये हमारे पास क्या है, नैग है मान लो, ऐसे। यहां पर हमारे पास ये नैम है, ठीक है, तो हमने इसको ऐसे जोड़ दिया है, सेम लिंकेज जोड़ी हुई है ऐसे। ऐसे ही मैंने यहां पर क्या करा है बेटा, इसको बना दिया ऐसे, ध्यान देंगे, ये देखो, हमने क्या किया, इसको ऐसे ही बना दिया बिल्कुल। तो बिल्कुल वही लिंकेज है इसमें भी, कौन सी है, बीटा 1,4, सबको दिख रहा है ये। इस तरीके से हमारे पास बीटा 1,4 लिंकेज बन रही है, किसके बीच में बन रही है, नैग और नैम के बीच में, क्लियर है। सेम वैसी ही लिंकेज बन रही है बीटा 1,4। तो हमारे पास ये बेटा बीटा 1,4 लिंकेज बना रहे हैं नैग और नैम के बीच में। तो ये मान लो हमने यहाँ पर ये लगा दिया इधर, ठीक है, फिर हमने ये लगा दिए यहाँ पे, फिर ये लगा दिया, ऐसे करके हमने इस तरीके से इसको बना लिया। तो आप अगर इस चीज को देखेंगे, ये हमारे पास ये वाली लिंकेज भी बीटा 1,4 ही है। कौन सी लिंकेज है, बीटा 1,4। तो मान लो ये नैम है, नैग है, और ये क्या है, नैम है, ठीक है। और ये वाली लिंकेज जो है इनके बीच में ये बीटा 1,4 है। आपको एक चीज दिख रही है, इसमें भी बीटा 1,4 है, यस, काइटिन में भी बीटा 1,4 है, सेलुलोज में भी बीटा 1,4 दिख रही है सबको, बताओ। सेलुलोज में भी हमारे पास बीटा 1,4 है, ठीक है, और इसमें भी है। अब इधर देखो ध्यान से, इस पे नैम पे अमीनो एसिड की जुड़े रहते हैं ऐसे, नैम पे याद करो अमीनो एसिड जुड़े रहते हैं। ये मैंने पढ़ाया था जब मैं बैक्टीरिया की सेल वॉल पढ़ा रहा था, ठीक है। और इनके बीच में फिर क्रॉस लिंकिंग बनती है यहाँ पे, ये क्रॉस लिंकिंग तोड़ता है पेनिसिलिन, और ये बॉन्ड तोड़ता है कौन सा, लाइसोजाइम। ये लिंकेज कौन तोड़ सकता है, लाइसोजाइम, ब्रेक बाय लाइसोजाइम। आपने बायोटेक में एक चैप्टर पढ़ा है बेटा, जिसमें क्या करते हैं, ध्यान सुनेंगे, बायोटेक में आपने एक चैप्टर पढ़ा है जहां पर 3 एंजाइम पढ़े हैं, काइटिनेज, सेलुलेज, लाइसोजाइम, जो सेल वॉल तोड़ने के काम आते हैं। जब आप आइसोलेशन ऑफ डीएनए का टॉपिक पढ़ते हो तो डीएनए आइसोलेट करने के लिए मुझे सेल वॉल तोड़नी पड़ती है। सेल वॉल तोड़ने के लिए 3 एंजाइम है, एक है सेलुलेज, सही है। तो सेलुलेज कौन सी लिंकेज तोड़ता है, बीटा 1,4, ठीक है। काइटिनेज कौन सी तोड़ेगा, बीटा 1,4। लाइसोजाइम कौन सी तोड़ेगा, बीटा 1,4। समझ में आ रहा है। इसका मतलब नेचर ने एक समझदारी करी, जितने भी स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड थे सबको बीटा 1,4 लिंकेज दी, मोनोमर भले ही अलग है। मतलब सेलुलोज को भी बीटा 1,4 लिंकेज दी, भले ही उसमें बीटा डी ग्लूकोज है।
उसको काइटिन को भी क्या दी, बीटा 1,4 लिंकेज दी, भले ही नैक का पॉलीमर है। पेप्टाइडोग्लाइकन को भी क्या दी, बीटा 1,4 लिंकेज दी। तो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड में अलग लिंकेज होती है, स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड की लिंकेज बीटा 1,4 है। याद रहेगा? क्लियर है? अगर मुझे एक कंपैरिजन करना है स्टार्च और सेलुलोज में, ध्यान से देखेंगे बेटा, अगर मुझे कंपैरिजन करना है स्टार्च में और किस में करना है, सेलुलोज में, तो सबसे पहले आप मोनोमर लिखोगे। मोनोमर, इसका मोनोमर कौन सा है? यस, ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। कोई डाउट? ठीक है, इसकी लिंकेज कौन सी है? सही है, इसके इसकी लिंकेज क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये डिफरेंस है। बाकी तो जो स्टोरेज और स्ट्रक्चरल तो एक अलग डिफरेंस है, वो तो आपको पता ही होना चाहिए। स्टोरेज और स्ट्रक्चरल, ये स्टोरेज है, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, और ये क्या है, स्ट्रक्चरल है। हाँ बेटा बता क्या कहना। नहीं नहीं, कोई हेलिकल नहीं है सेलुलोज में। स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चरल है। इसमें क्या होगा, इसमें हेलिकल है, इसमें हेलिकल स्ट्रक्चर है, और ये ब्रांच भी होता है। यस, स्टार्च ब्रांच भी होता है ना, अल्फा 1,6 है ना। तो ये क्या है, ये अनब्रांच है और हेलिकल नहीं होता, इसलिए आयोडीन के साथ टेस्ट नहीं देगा, नॉट हेलिकल, इसलिए कोई टेस्ट नहीं देगा बेटा, नो टेस्ट विद आयोडीन। यस, और ये क्या देगा, टेस्ट देगा किसके साथ, आयोडीन के साथ। समझ में आ रहा है? बोलो, अगर पूछा जाए किसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, स्टार्च सेलुलोज, स्टार्च में, क्योंकि हेलिक्स कौन बना रहा है, स्टार्च। कर लेंगे बेटा, ये छोटी छोटी बातें जिनसे क्वेश्चन आते हैं आपके, यही हैं वो छोटी बातें जिनसे क्वेश्चन आते हैं। ये तो आपको डायरेक्ट पूछेगा कि कौन मोनोमर है। असल में क्या होता है कि अगर आप सेलुलोज डाइजेस्ट कर सको तो अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज में से कोई भी ग्लूकोज आपकी ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकती है, क्योंकि अल्फा और बीटा आपस में इंटर कन्वर्टिबल होता है। मेरी बात समझो ध्यान से। मैं मान लो मैं कहता हूँ गाय है, गाय ने सेलुलोज खाया, उसके स्टमक में कोई बैक्टीरिया थे जिन्होंने सेलुलोज डाइजेस्ट करके बीटा डी ग्लूकोज बना दिया। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उसके अंदर जो ग्लाइकोलिसिस चल रही होगी, उसका जो हेक्सोकाइनेज होगा वो अल्फा वाले को एंटर कराता होगा, बीटा वाले को नहीं कराता होगा, या कराता भी होगा अल्फा वाले को, तो बीटा अल्फा में कन्वर्ट हो सकता है। एक्चुअल में एक दूसरे में कन्वर्ट करने वाली फॉर्म है अल्फा बीटा। जैसे मान लो मेरे पास ये अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी ग्लूकोज है, इनके बीच में इक्विलिब्रियम का साइन है, ठीक है। तो अगर अल्फा रिएक्शन में जाएगा तो बीटा ऑटोमेटिकली अल्फा में आ जाएगा, ठीक है। तो नेचर ने ग्लाइकोलिसिस में अल्फा बीटा की कोई डिस्टिंक्शन करी नहीं है। फर्क क्या है कि अल्फा बीटा आएगा कैसे। अल्फा डी ग्लूकोज आता है स्टार्च और ग्लाइकोजन से। स्टार्च होता है प्लांट में, ग्लाइकोजन होता है एनिमल्स में। अब जैसे मान लो आप स्टार्च खा रहे हो, आपने स्टार्च खा लिया, चावल रोटी खा ली खूब, तो आपके ब्लड में चला गया ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन दो जगह बनता है, एक तो मसल में बनता है और दूसरा लिवर में बनता है। तो लिवर के पास एंजाइम होने चाहिए जो अल्फा 1,4 लिंकेज बना दे, समझ में आ रहा है, और अल्फा 1,6 लिंकेज बना दे। तो जब आप फ्यूचर में कभी एक टॉपिक पढ़ोगे जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, मेटाबॉलिज्म नाम से बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में, उसमें यही बताया जाता है कि ग्लाइकोजन सिंथेसिस, जिसका हम नाम लिखते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, क्या लिखेंगे उसको, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस हमारे पास लिवर सेल में हो रही है। लिवर सेल क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन बना रहा है ग्लूकोज से, तो उसमें ब्रांचिंग एंजाइम होना चाहिए, ठीक है। फिर एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज बना रहा है, तो वहां पर डी ब्रांचिंग एंजाइम होना चाहिए जो अल्फा 1,6 को तोड़ सके। अरे कुछ समझ आ रहा है? मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको, बिना बायोमोलिक्यूल के बायो नहीं समझ में आएगी आगे फ्यूचर में। रीजन क्या है, वो लॉजिक बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे आपको जब पढ़ाया जाएगा कि यार हमारे पास लिवर ही है जो इंसुलिन के रिस्पॉन्स में क्या करता है, मान लो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल कम करता है। ग्लूकोज का लेवल कैसे कम कर सकते हो, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना के। अगर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना दोगे तो उसका लेवल कम हो जाएगा। अब ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस बोलेंगे। अब जो ग्लाइकोजेनेसिस है उसके लिए मुझे दो एंजाइम चाहिए, एक अल्फा 1,4 लिंकेज बना दे और एक अल्फा
1,6 बना दे। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि मान लो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घट गया, तो मुझे एक ऐसा एंजाइम, ऐसा हार्मोन चाहिए ग्लूकागोन, जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाए। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कैसे बढ़ाएगा? ग्लाइकोजन को तोड़ के। तो उसको लिखोगे आप ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन की लाइसिस। तो उसके लिए आपको कौन सा एंजाइम चाहिए? डी ब्रांचिंग एंजाइम, जो ब्रांचिंग को तोड़ दे। समझ आ रहा है? तो इस तरीके से जब रिलेट करके पढ़ोगे तभी चीजें समझ आएंगी। उसके लिए आपको ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए। जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं समझोगे तो एंजाइम कैसे याद होंगे? क्लियर है? दूसरी चीज, हम खाने में जो भी चीजें खाते हैं उनमें तीन ही शुगर मिलती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज मिलता है मुझे स्टार्च से, सही है, स्टार्च से मुझे ग्लूकोज मिलता है, समझ में आ रहा है? और फ्रूट्स में मुझे मिलता है फ्रक्टोज, हनी में मुझे फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है, पॉइंट ये है, एक और शुगर होती है गैलेक्टोज, वो सिर्फ मिल्क से मिलती है और कहीं से नहीं मिलती। ठीक है, तो जो लोग मिल्क पीते हैं उनके पास लैक्टोज होता है, लैक्टोज को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए लैक्टेज। अगर लैक्टेज एंजाइम नहीं है, उस प्रॉब्लम को कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि आप लैक्टोज के बीच का बॉन्ड नहीं तोड़ पा रहे हो। अगर वो बॉन्ड नहीं तोड़ पाओगे तो ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्री नहीं होगा, और अगर ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्री नहीं होगा तो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखो, एलिमेंट्री कैनाल के इस साइड ब्लड में, ये ब्लड है, ब्लड में मेरे पास ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों जुड़े हुए हैं, लैक्टोज कह रहे हैं, ये इस पार नहीं जा सकते, जा सकता है सिर्फ ग्लूकोज और अकेला गैलेक्टोज। तो अगर आप ये बॉन्ड नहीं तोड़ पाए, सही है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का β14 नहीं तोड़ पाए, तो क्या नहीं होगा? ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो ये एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में लास्ट में चला जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं हुआ। और शुगर अगर एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट में गई तो वहां बैक्टीरिया उसके साथ रिएक्ट करके उसको कन्वर्ट करके किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। समझ में आ रहा है? इस प्रॉब्लम को कह रहे हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, और ये नॉर्मली एडल्ट्स में होती है। एडल्ट्स मिल्क नहीं कंज्यूम करते, क्लियर है? कुछ खास तरह की जनरेशन छोड़ दो, जैसे हरियाणा, वहां पे किसी भी एज में खा रहा है दूध, ठीक है, पर नॉर्मली क्या है, एक एज के बाद हम मिल्क नहीं कंज्यूम कर सकते। छोटे बच्चे में वो एंजाइम होता है। रीजन क्या है? छोटा बच्चा एक एज तक किस पे डिपेंड है? मिल्क पे डिपेंड है। क्लियर है? किस पे डिपेंड है? मिल्क पे डिपेंड है। समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? दूसरी चीज सुनेंगे ध्यान से बेटा। एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, उसको कहते हैं गैलेक्टोसीमिया। सुनना ध्यान से क्या होता है। आपने अगर ग्लाइकोलिसिस पढ़ा है ध्यान से, तो उसमें लिखा है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज रेडिली एंटर कर जाता है ग्लाइकोलिसिस में। यस, डायरेक्ट एंटर कर जाता है। अब रह जाता है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज से ग्लूकोज कन्वर्ट करने के लिए एक दो एंजाइम की आवश्यकता होती है। मतलब सेल के अंदर गैलेक्टोज को ग्लाइकोलिसिस में ले जाने के लिए एक या दो एंजाइम की आवश्यकता होती है। यदि उनमें से कोई एंजाइम एब्सेंट है तो गैलेक्टोज ग्लाइकोलिसिस में नहीं जाएगा। आपको, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम ग्लूकोज खा रहे हैं बाहर से, स्टार्च खा रहे हैं। प्रॉब्लम होगी छोटे बच्चे में। छोटा बच्चा जो पूरी तरीके से मिल्क पर डिपेंड है एनर्जी के लिए, सही है, तो उसका सोर्स क्या है शुगर का? लैक्टोज। लैक्टोज में दो हिस्से हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज तो एंटर कर पा रहा है ग्लाइकोलिसिस में, लेकिन गैलेक्टोज नहीं कर पा रहा है। तो उन बच्चों को कुछ एनर्जी की डेफिशिएंसी होती है, उनको एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका नाम गैलेक्टोसीमिया है। उसका एक ही सोल्यूशन है, या तो मैं वो एंजाइम बाहर से डालूं, नहीं तो किसी तरीके से उस बच्चे को ऐसा फूड दूं जिसमें ग्लूकोज हो ज्यादा, ताकि गैलेक्टोज ना होने का फर्क ना पड़े। जब एक एज पार हो जाएगी, जब वो नॉर्मल खाने पे आ जाएगा, तो फिर उस प्रॉब्लम की कोई वो नहीं बचा, क्योंकि वो फिर ग्लूकोज फ्रक्टोज से एनर्जी बना लेगा। प्रॉब्लम कहां पर आएगी? पहले 6 महीने में, जब वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है? मिल्क पे डिपेंड है, जहां पर लैक्टोज प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब आपको कोई भी बीमारी, कोई भी चीजें समझ नहीं आएंगी फ्यूचर में अगर आपको स्ट्रक्चर समझ नहीं आते चीजों के। क्लियर है? बिल्कुल बॉन्ड अगर क्लियर नहीं है सबके, तो आपको चीजें याद नहीं होंगी, रटनी पड़ेंगी, और वो दिक्कत करेगी। ठीक है? क्योंकि एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में ये नहीं पूछेगा बॉन्ड कौन सा है, इसी को डिजीज से रिलेट करेगा। जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस किसे कह रहे हैं, ठीक है? मान लो एक पेशेंट है, उसमें ग्लाइकोजन का डी ब्रांचिंग एंजाइम
खराब हो गया है, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा भाई? ग्लाइकोजन ग्लूकोज में नहीं टूटेगा, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल मेंटेन करने में दिक्कत आएगी उसको। समझ आ रहा है? बोलो, ये चीज समझ में आ रही? ये सब चीजें पूछेगा वो। क्लियर है? नोट करिए, चलिए बनाओ पिछली वाली स्लाइड से, बनाओ। हाँ बेटा, लैक्टोज डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड एब्जॉर्ब नहीं होता। हमेशा जो एब्जॉर्ब होगी वो कौन होगी? मोनोसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। ठीक है, मैंने कहा कि गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज तीनों ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर सकते हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज डायरेक्टली, गैलेक्टोज को एक दो एंजाइम चाहिए ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए। अगर वो एंजाइम नहीं है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, क्योंकि हम तो ग्लूकोज खा रहे हैं। छोटे बच्चों को प्रॉब्लम है, क्योंकि वो गैलेक्टोज कहां खा रहा है? मिल्क से खा रहा है। मिल्क के अलावा और कहीं से गैलेक्टोज आता ही नहीं है। ठीक है, लिखेंगे। हम्म, पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। हाँ, अभी नया साल आया, कुछ दिन में नया सेशन आ जाएगा, पढ़ लो इसलिए, है ना? नहीं नहीं, सही बोल रहा हूं मैं यार, वो क्या है इसमें, सच तो यही है। हाँ है, हाँ, बिना बात के खुश हो रहे हैं, कल पता नहीं क्या होगा, है ना? कुछ नहीं होने वाला, दिन बदला है सिर्फ, क्लास है कल। हाँ, हाँ भाई, 1 मिनट, आपको वो दे दिया है, थोड़ा सा करेक्शन कर दो, फिर उसको आप प्रिंट करा लेना। पर मैंने दे दी आपको फाइल वो। ठीक है? हाँ, न्यू ईयर गिफ्ट है भाई, सुने ध्यान से। उसको एक एक महीने में बनाना चालू करें बस। जूलॉजी अरेंज करते हैं कुछ, फिर से बनाएगा ना भाई। नंबर आ रहे हैं 180 बॉटनी में। फिर नंबर आ नहीं रहे, बातें करोगे सारे। हाँ, गलत तो होगा ना, अभी टाइम लगेगा। सही होने लगेगा बेटा, बिल्कुल जल्दी। देखो मेरी बात सुनो, जब कभी, देखो पहली बात तो मुझे पता नहीं, फ्यूचर में अगर डॉक्टर बन जाओ और तुम्हारा प्रैक्टिस ठीक चल रहा हो, एक काम जरूर करना, जो भी कफ सिरप या कुछ लिखो पेशेंट को, उसको ये बोलना कि खाली शीशी लाके मुझे जरूर देगा। पीता नहीं है, बहुत मक्कार होता है पेशेंट, कहेगा पूरा पी लिए, दवाई खा लिए, ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ 4 डोज, हाँ सही बता रहा हूं मैं, सच बता रहा हूं तुम्हें मैं, सिर्फ 4 डोज होती है। 4 डोज होती है, डॉक्टर मंगाता है, उसमें 4 पड़ी होती है, और कहता है मैं पूरा पी लिया हूं। ठीक है, और खाया नहीं है दवाई, कह रहा है 5 दिन से दवाई खा रहे हैं, तीन तीन टाइम खाना है, टोटल पत्ते में 10 गोलियां होती हैं, 15 गोलियां खानी थी, अभी भी पत्ता पूरा बचा हुआ है ना? तो अगर बाई चांस, पहले बात तो बाई चांस लगा रहे हैं, डॉक्टर बन जाओ, प्रैक्टिस चल रही हो, तो एक हैबिट जरूर करना। हाँ, उसको बोलना कि जो भी दवाई है आप ला के ना, सेकंड टाइम जब आओगे तो खाली शीशी हमारे पास जमा करना है। ठीक है? हाँ है, और फिर एक आदमी रखना है डंडा लेके। हाँ, नहीं नहीं बेटा, चलता है ऐसे ही, बहुत सही चलता है ऐसे क्लिनिक। हाँ, यही सही है। नहीं खाते, 90% पेशेंट दवाइयां ही नहीं खाते, 1-2 दिन में थोड़ा ठीक होते हैं, छोड़ देते हैं, फिर नहीं ठीक होते, फिर आके बोलता है कि नहीं देखो ठीक नहीं हो रहा, फिर डॉक्टर चेंज करता है। हाँ, जब तक वो 1-2 हजार के टेस्ट नहीं लिखेगा तब तक ठीक नहीं होता है। सही बता रहा हूं मैं तुझे। हाँ, हाँ नहीं बेटा, जब तक आप पूरा पढ़ोगे नहीं, सिलेक्ट नहीं होगे, चाहे आप कुछ भी बदलते रहो, फैक्ट ही है। हाँ, वही हाल है, तो इसलिए डोपा प्राइम दे दिया, उसको चेक करेंगे किसने बनाया। ठीक है, नहीं तो तुम क्या करोगे लास्ट में, सर सब पढ़ लिया है, सब याद है, सब आता है, बस नंबर नहीं आता। जब सब आता है तो नंबर कैसे नहीं आता? है ना? हर महीने में डेट बता देंगे, इस डेट को। ठीक है, सब कर लिया है सर, सब आता है, एकदम याद है, बस नंबर नहीं आ रहा है। हाँ, तो उसका एक ही तरीका होता है, जब नंबर नहीं आया ऐसे। नहीं नहीं,
पिटाई करना पड़ेगा उसका। जल्दी करो भाई। इतना बड़ा मैसेज लिखते हैं बच्चे कि सर मैं गांव में था, 2 साल मेरा वेस्ट हो गया था, तीसरे साल है। नहीं, मैं पहला लाइन देख के लास्ट में देखता हूँ कि कहीं ये तो नहीं कह रहा है कि सर मुझे कोई काम दे दो डीपीपी बनाने का। मैं फिर ब्लॉक कर देता हूँ उसे कि बच्चा खुद सिलेक्ट नहीं हुआ है, वो कह रहा है कि मुझे इतना आता है मैं डीपीपी वगैरह बना दूंगा, तो गलत डायरेक्शन है ना। फिर मैं कहता हूँ कि तुम वहां कांटेक्ट करो जहां पर गरीब बच्चों की मदद की जाती है, बस तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम ईटा उठा सकते हो, ठीक है, तो ही बनेगा, और कुछ नहीं। नहीं सच में ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं होता बेटा ऐसा कुछ। पढ़ो है, पढ़ ले भाई। देख बेटा मैं तेरे को फिर समझा रहा हूँ, जो रियल में इस तरीके से आगे बढ़ते हैं वो रील और वीडियोस नहीं बनाते, ध्यान रखियो इस बात को इतना। अब तुम खुद बताओ जरा, कि तुम बताओ कि भाई मैं इतना गरीब हूं, तुम इनडायरेक्टली अपने पेरेंट्स का मजाक उड़ा रहे हो वैसे, ये ठीक नहीं है। मैं बता रहा हूँ किसके घर में नहीं प्रॉब्लम रहती है, सबके घर में रहती है ना। तो उस चीज को ना बताओ ज्यादा, क्योंकि कोई सुन के बस एक स्टोरी दिखती है वो, है ना। और वो सेंचुरी मार दिया, सब उसके पेरेंट्स का स्ट्रगल और ये वो बात कर रहे हैं, और रियल में इतनी पॉलिटिक्स है क्रिकेट में जितनी कहीं नहीं है। अच्छा प्लेयर पहुंचता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से पहुंचता है ना। तो वो सारी चीजें हैं। और जो पहुंच जाता है फिर वो दूसरे को आने नहीं देता, ठीक है। तो सेम कोचिंग इंडस्ट्री में, कोचिंग इंडस्ट्री में भी इतना बड़ा कार्टल है, कार्टल बोलते हैं इसे, सब कुछ आपस में इतने ही घूम के जुड़ा हुआ है कि अब कोई छोड़ेगा भी ना वहां से, वो बुराई नहीं कर सकता। उसके लिए बोलने के लिए वो चाहिए, क्योंकि क्या होगा, बुराई करके कर क्या लोगे तुम, कुछ बिगाड़ तो लोगे नहीं, फिर बुराई क्यों करनी। अच्छा बुराई नहीं करी तो तुमने छोड़ा क्यों, वो पत्थर मार रहे थे तुम्हें, ठीक है। जो रिसेंटली टीचर छोड़े हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं तुम्हें, वो बुराई क्यों नहीं कर सकते वो सबको पता है। अब अच्छा अच्छा था तो फिर क्यों छोड़ दिए, लॉजिक नहीं है ना उसका, समझ नहीं रहा। ऐसा कौन सा पढ़ाई छोड़ के वो लोग वो रॉकेट उड़ा रहे हैं, अभी भी तो पढ़ा ही रहे हैं, पहले भी पढ़ा रहे थे, तो इसलिए ये सब मत देखा करो, पढ़ाई भी ध्यान दो। हाँ धागे को बोलते हैं। हाँ बोल बेटा। नैम और नैग मिलके यहाँ आ रहा है, काइटिन से लेना देना नहीं है। एक चीज एक बार जरा एनसीईआरटी चेक करो भाई सारे, एनसीईआरटी चेक करो एक बार, वो करनी है आपको। बस भाई रुक जाओ, एनसीईआरटी में देखो जरा, वहां पे गैलेक्टोज का पॉलीमर लिखा है, सॉरी एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन तो नहीं लिखा किसी की में, नैक को गैलेक्टोज लिख दिया है, ग्लूकोज अमीन है, ध्यान रखना। नैग जो है, एक्चुअल में दो होते हैं नैग, नैग होता है एनेसिटाइल ग्लूकोज अमीन, और एनेसिटाइल गैलेक्टोज अमीन को भी नैग कहते हैं। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ नैग जो है ग्लूकोज अमीन है। अरे मैं कह रहा हूं मान जा भाई, होमोपोलीमर है, किसी की में होमो लिखा है हेट्रो लिखा है, होमोपोलीमर लिखा है बस, ठीक है। ग्लूकोज अमीन रखो, गैलेक्टोज नहीं, ग्लूकोज अमीन रखना है। हाँ होमोपोलीमर है, पुरानी वाली एनसीईआरटी में हेट्रो लिखा था शायद, बहुत पुरानी एक एनसीईआरटी है उसमें हेट्रो लिखा था, उसको छोड़ दो, जाने दो। ये इतना कर पा रहे हैं, चलिए टेबल बनाते हैं एक, लिख लिया सबने। मोस्टली होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन है, होमो लिखा है ना, बस ठीक है। हाँ क्योंकि क्या होगा, मोस्टली पॉलीसेक्राइड जो है होमोपॉलीमर होते हैं, मोस्टली पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, होमोपॉलीमर। ये लिख लिया सबने, जल्दी करो बेटा टाइम नहीं है। हाँ चलो टेबल बनाएंगे, ये बना लो। और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के पीवाईक्यू सॉल्व करने चालू कर दो, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, खुद से लगाया करो उन्हें, ठीक है। चैप्टर वाइज पूरा पूरा सॉल्व करो,
जो चैप्टर हो जाता है उसके पीवाईक्यू लेकर बैठ के प्रॉपर सॉल्व करो, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आपको आइडिया ही नहीं रहेगा कि क्या आ रहा है। क्लास में होने के बाद अलग से भी सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि बायो में क्वेश्चन याद हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ी याद होता है वो। बायो में तो डाटा कम है ना, वहां पे सीधे 4 ऑप्शन है, डायरेक्ट याद हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में याद नहीं होगा ना। कितना टाइम होना चाहिए? नहीं, टाइम तो कम पड़ेगा ही बेटा, अगर सब तू समझ किस बात को। टाइम जो है अभी जितना है ना, आने वाले टाइम में और कम पड़ने वाला है। भाई तो पहले नोट्स नहीं बनाए ना तूने, क्लास में बनाए नहीं हुए हैं भाई। आप मान लो नोट्स ही लिख रहे हो तो लिखते लिखते याद कर लो, क्या करोगे? क्वेश्चंस तो अलग से बनाना फिर। और बच्चे और ऑप्शन क्या है तेरे पास? दूसरी चीज, एक चीज और मैं तेरे को बता रहा हूं, देख क्या है सुन। सबसे ज्यादा टाइम होना चाहिए था फिजिकल केमिस्ट्री का, बाकी सब्जेक्ट में समय ज्यादा लग गया। हाँ ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक है। हाँ होगा यार, क्यों नहीं होगा, कहाँ जाएंगे सुधांशु सर? बीच में कराएंगे ना, वीटी सर बोल तो रहे हैं एक आध वीक में जा रहे हैं। नहीं, सिलेबस खत्म करके जा रहे हैं। है, पढ़ाई कर ले, रिवीजन कराएंगे, पढ़ाई कर। है, सर ने बोला है अगले सेशन के लिए, पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी समझ नहीं आ रहा तुम्हें? हाँ, कोई रिवीजन है, 1 मिनट रुको भाई, इधर सुने ध्यान से। पिटाई कर दूंगा जिसने रिवीजन का नाम लिया, पहले सुनो चुपचाप। आपको क्वेश्चन दिए, पिटाई, क्वेश्चन दिए, आप क्या करेंगे? हाँ नहीं, कोई रिवीजन नहीं, क्वेश्चन दिए, जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा उस पे होगा, मैं 3 दिन वीक के बता दूंगा, 3 दिन में बैठूंगा, वो पूरा लेके साथ में बैठो और सॉल्व करो। रिवीजन क्यों करना है तुम्हें? अब मैं फिर पढ़ाऊं उसको, 4 बार पढ़ाता रहूं? भाई तुम्हारे पास स्मार्ट वन शॉट में वो एक एक 1.5 1.5 घंटे में पूरे पूरे चैप्टर हैं, वहां से कर लो। पॉइंट क्या है आप समझो ध्यान से, इन द एंड क्वेश्चन बनाने हैं। आप क्वेश्चन ही नहीं बनाओगे तो फायदा क्या, मैं आपको कराता रहूं बार बार, वो तो छोटे बच्चे वाला हो गया। कौन से एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, बोर्ड का पेपर है कि नीट का पेपर है? नीट का पेपर है, इसका मतलब फाइनल क्या होगा, क्वेश्चन बनाने हैं। सही है, बैठो साथ में क्वेश्चन, जैसे मान लो हमने टाइम दे दिया आपको कि आज जो है शाम में क्वेश्चन बनाने इस चैप्टर के, पढ़ के आओ और डोपा प्राइम लेकर बैठो। हाँ 4 से 6 में बैठा हुआ हूं, अपना जिसको जो डाउट आ रहा है वो आके तुरंत पूछ ले, वो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। वो कोई लॉजिक थोड़ी है कि मैं फिर पढ़ा रहा हूं, चलो चल पढ़ते हैं ऐसे, वो नहीं कराऊंगा मैं। दूसरा, जिसको रिवाइज करना है, कई कई तरह की रिवीजन है, पहले देखो कैसे कैसे रिवीजन है। 3 साढ़े 3 घंटे में हाफ नीट का लेक्चर है, 1 1.5 घंटे में लास्ट ईयर का स्मार्ट वन शॉट है, बड़े लेक्चर जो है आपके पास 5 6 घंटे के मंजिल में है। अब आपको और कितना और टाइम है तो मंथन है, 4 तरह के लेक्चर हैं आपके पास। मैं वही समझा रहा हूं, करना क्या है सुनो, कुछ मत करो, अपने नोट्स याद करो। अब अगर नोट्स याद हो रहे हैं तो ही वहां, बार बार बोल रहा हूं आपको मैं, अपने नोट्स याद रखो, तब जाके आप वहां क्लोज करोगे ना एग्जाम सेंटर में, आपको नोट्स का वो पेज दिखना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेंगे क्वेश्चन। कोई बहुत मुश्किल पेपर नहीं आएगा, आपको मिनिमम बता दिया उतने क्वेश्चन करने, उतने बनाओ बस, ठीक है। और रिकॉल रात में लेते रहूँ 11 बजे। हाँ भाई बोलना। किसका? शॉर्ट नोट्स? बस भाई बस, आ जाओ, देखते हैं। पर मेरी बात सुनो ध्यान से, अभी भी मैं बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोग को, बेस्ट तरीका यही है, आप प्लीज अपने नोट्स याद करो और क्वेश्चन सॉल्व करो बस।
यार शॉर्ट नोट्स तेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बताता हूँ कैसे। तू पूरा नोट्स याद कर, उसको लास्ट में जाके जब याद हो जाए ना तो 2 पेज में खुद लिख ले। नहीं तो क्या होगा, मेरे वाले शॉर्ट नोट मैं तुझे दे तो दूंगा पर तेरे को याद नहीं होंगे वो, जो पहले के दे रखे हैं तो दोबारा दे दूंगा, उसमें कुछ चैप्टर के नहीं है। हाँ कुछ के नहीं। अच्छा जेनेटिक्स के हैं मेरे पास लास्ट ईयर दिए हुए, हाँ वही पढ़ना, मैं दे दूंगा यार पूरा नहीं। आओ इधर, अरे कितनी बात करते हो, इधर देखो। माल्टोस बॉन्ड बताओ, लिखते चलो। सुक्रोज, अल्फा 1 2 बीटा, यहाँ पे फ्रक्टोज है और यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज। यहाँ क्या है बेटा, ग्लूकोज। आपको बॉन्ड याद होने चाहिए यहाँ पर। पता नहीं यार, अभी रुक जाए, इसी से नहीं चला। इसको कह रहे केन शुगर। केन शुगर मतलब शुगर केन में होती है, ठीक है। उसके अलावा तीसरा लैक्टोज। हाँ भाई लैक्टोज बताओ। हमारे पास गैलेक्टोज है ना, 1 है, ठीक है, बीटा 1 है, फिर 4 है, क्या चीज, 4 बीटा और ग्लूकोज। तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज को जोड़ा हुआ है। आ जाओ नेक्स्ट, अब आ जाओ अमाइलोज। अमाइलोज बताओ, अमाइलोज क्या है, अल्फा 1 4, ठीक है। उसके बाद अमाइलोपेक्टिन, हाँ अमाइलोपेक्टिन है 1 4 1 6, ठीक है। और बताओ ग्लाइकोजन, हाँ बोलो, अल्फा 1 4 अल्फा 1 6, ठीक है। उसके बाद सेलुलोज बीटा 1 4। तो यहां पर इसका मतलब हमें मोनोमर भी लिखने चाहिए, हमें इसके मोनोमर लिखने चाहिए यहाँ पे। मोनोमर, माल्टोज में ग्लूकोज है दोनों, कौन सा, अल्फा डी। सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। बेटा अगर ये याद नहीं है ना तो दिक्कत फंसेगी, पहले बता रहा हूं। लैक्टोज पहले, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। भाई रुक जाओ, अल्फा डी, अल्फा डी ग्लूकोज, यहां अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, अल्फा डी ग्लूकोज, सेलुलोज, बीटा डी ग्लूकोज। आगे काइटिन, काइटिन बताओ, बीटा 1 4 और नेग है, नेग, क्लियर। 9th पेप्टाइडोग्लाइकेन, बताओ जल्दी से, बीटा 1 4 और क्या है, नेग और नैम। जो ये बात कर रहे हैं पिटाई खाएंगे मेरे से। इन्यूलिन, बॉन्डिंग नहीं करनी, फ्रक्टोज, इधर देखो एक बार, नहीं ठीक है उसी में लिख देंगे। इधर देखो सब लोग, मेरी तरफ देखो सारे, हमारे पास ये CHO है, रुक जाए 1 मिनट बेटा, यहां पर ये देखो, ये ग्लूकोज है मान लो, बोर्ड पे ध्यान दो जो मैं बोलूंगा, इधर ध्यान देंगे। अगर मैं इस वाले की रिडक्शन कर दूं तो यहां CH2OH आ जाएगा, ठीक है। उसको कहते हैं शुगर अल्कोहल, उसको क्या बोलेंगे, शुगर अल्कोहल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैनोज से बनेगा मैनिटॉल, सही है। सॉर्बोज से बनेगा सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल आपने कैंडीज वगैरह में, टॉफी वगैरह में होता है सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल शुगर टाइप की चीज होती है, वो क्या बनता है, सॉर्बोज नाम से शुगर होती है, उसको कहते हैं शुगर अल्कोहल। क्या बोलते हैं,
शुगर अल्कोहल, ठीक है। अब जरा ये देख बेटा, ये देख ध्यान से, आगे देख, ये हो गया। अब इधर देख, अगर मैं यहां पर ऑक्सीडेशन कर दूं तो यहां क्या आ जाएगा, COH, समझ में आ रहा है, और लास्ट में क्या आ गया, CH2OH। इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलेंगे, ग्लूकोनिक एसिड। ये क्या है, मान लो ग्लूकोज है, तो अगर मैं ऑक्सीडेशन करके यहां COH बना दूं तो इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलेंगे, ग्लूकोनिक एसिड बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्लियर है। अब ग्लूकोनिक एसिड को अगर आप इस COH को यहां पर OH से रिएक्ट करा दो, एस्टरिफिकेशन है, ठीक है, इसको बोलेंगे इंटरनल एस्टरिफिकेशन। क्या बोलोगे, इंटरनल एस्टरिफिकेशन। वो विटामिन सी होता है। इससे क्या बनेगा, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। ये कैसी आवाज हो रही है, एसी चल रहा है, तो बंद कर दो इसको। हाँ, बंद करो इसको, क्यों चला रखा है। लिखो एक बार, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, नोट कर लो। अब आपका जो बचा है खाली वो सेकेंडरी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, ठीक है, इतना ही करो, इसको ज्यादा नहीं करना। मैंने क्या बोला है, ये इंटरनल एस्ट्रिफिकेशन हुई है, बॉन्ड बन गया है। ये COH किसके साथ बॉन्ड बना ले इससे, तो इसको क्या लिखते हैं, इंटरनल एस्टरिफिकेशन। यस, ठीक है। हाँ भाई, इसमें से एक मिनट रुकेंगे। इन्वर्ट शुगर किसे बोलते हैं, सुक्रोज को। सुक्रोज जो है इन्वर्ट शुगर होती है, डेक्स्ट्रो होती है, जब सोल्यूशन आता है वो लिवो आता है, इन्वर्ट शुगर है, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो ब्लड शुगर है, और कुछ नाम, ग्रेप्स में होती है। किस में होती है, ग्रेप्स में। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर है, और कहां होती है, हनी में, सही है। फ्रूट शुगर है, और कहां होती है, हनी में, हनी में, नेक्टर में, क्लियर है। और सुक्रोज क्या है, केन शुगर। केन मतलब शुगर केन। सुक्रोज कहां मिलती है, केन शुगर है बेटा। केन शुगर मतलब शुगर केन। उसके अलावा टेबल शुगर है, टेबल पे रखी रहती है, ठीक है। हाँ, टेबल पे रखी रहती है। टेबल सॉल्ट किसे बोलते हैं, NaCl को। बता रहा हूं, रुको, इधर देखो सब, भाई सुनो ध्यान से। दो तीन कंपाउंड है तुम्हारे सिलेबस में, ग्लूकोनिक एसिड समझ में आ रहा है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करके ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, सही है। अच्छा, अगर मैं यहां COH बना दूं तो उसको कहते हैं ग्लूक यूरोनिक एसिड, ठीक है। मैं तुम्हारे सिलेबस में केमिस्ट्री में है ये दो एक रिएक्शन। आप क्या कर रहे हो, अगर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करोगे तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, गैलेक्टोज होता है तो गैलेक्टोनिक एसिड बनता है। क्या कर रहे हैं, COH ग्रुप बना रहे हैं। इस COH को इस OH से रिएक्ट करा दोगे तो इसको क्या लिखते हो, इंटरनल एस्टरिफिकेशन, जिससे विटामिन सी बनता है। विटामिन सी शुगर से डिराइव होता है, इसलिए बहुत सारे जो सिट्रस फ्रूट होते हैं वो कई बार बाद में मीठे हो जाते हैं। जैसे ऑरेंज है, तो ऑरेंज खट्टा है, विटामिन सी है, और वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, सही है। तो इसका मतलब शुगर और विटामिन सी आपस में डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव समझ में आता है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये OH है, मैंने ये बोला कि यहां चेंज होगा तो ग्लूकोनिक एसिड, यहां चेंज होगा ग्लूक यूरोनिक एसिड, ग्लूक यूरोनिक एसिड, ठीक है। ये नाम है बस, है क्या चीज, इन्वर्ट। इन्वर्ट क्यों बोल रहे हैं, सुने ध्यान से, इधर देखो बेटा, इधर सुनो। सुक्रोज का सॉल्यूशन मान लो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। अब उसमें हमने पानी डाला और वो बॉन्ड तोड़ दिया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना लिया। अब जो सॉल्यूशन आ रहा है वो लिवो रोटेटरी है, ठीक है। तो सुक्रोज अकेला डेक्स्ट्रो है, टूटने के बाद उसने ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाया, उनका कंबाइन सॉल्यूशन जो है वो लिवो रोटेटरी आ रहा है।
तो इसका मतलब ये डेक्स्ट्रो से क्या हो गया, लीवो, इसलिए इसको इन्वर्ट शुगर कह रहे हैं। इसलिए एंजाइम का नाम इन्वर्टेज है। याद करो हमने कहां पढ़ा इन्वर्टेज, ग्लाइकोलिसिस के वहां पढ़ा था। तो दो एंजाइम है जो सुक्रोज को तोड़ते हैं, एक सुक्रेस और इन्वर्टेज, एक ही बात है। तो सुक्रोज हमारे पास क्या होती है, इन्वर्ट शुगर होती है। ऑन ये मान लो डेक्स्ट्रो है, तो हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बना देगी, लिवोरोटेटरी, गिव लिवोरोटेटरी। ठीक है, क्लियर, इतना कर लो। आपको कल मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाऊंगा, क्योंकि शायद आपका बैच कंबाइन है कल। मैं कैसे पढ़ाऊं फिर बताओ, ऐसे ऐसे करने से क्या होगा भाई। कल कल का है, परसों थोड़ी है। कल बी आंसर नहीं है ना भाई, तो छुट्टी कर दे। जब क्यों नहीं आएगा, तो क्लास एक क्लास क्या होगा, रुको मैं पूछता हूं एक बार, नहीं होगा तो सर्विस सर का लगाएंगे। हाँ, मैं एक बार पूछ लेता हूं। अरे रुक जाओ एक बार यार, है इसमें सिर्फ वो पढ़ाना है, एसिड सॉल्युबल, एसिड इनसॉल्युबल, हाँ वो उसी में है। ठीक है, मैं देखता हूं उसको कैसे कराना है, मैं एक बार बात करता हूं। ठीक है, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं।